दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में प्रस्तुत है पीजीटी परीक्षा यानी नागरिक शास्त्र प्रवक्ता परीक्षा वर्ष 2000 में आयोजित परीक्षा का सॉल्व पेपर। यह प्रश्न पत्र दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी नागरिक शास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम कुल 125 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये प्रश्न पत्र प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी पीजीटी परीक्षा वर्ष 2000 के नागरिक शास्त्र का हल प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है दोस्तों, निरंकुश संप्रभुता में कौन सा विश्वास करता था? ऑप्शन है आपके लॉक, रूसो, हॉब्स और प्लेटो। तो सही उत्तर है हॉब्स जो है, ऑप्शन सी आपका है कि हॉब्स निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। ऑप्शन है आपके धर्म को राजनीति से मिलाता है, बी धर्म को राजनीति से अलग करता है, सी सामंती शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है और डी है लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। तो सही उत्तर है राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है दोस्तों, ये धर्म को राजनीति से मिलाता है और राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत ये मानता है कि राज्य एक दैवीय कृति है और ईश्वर ने इसका निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? तो आप जानते हैं वैधानिक अधिकार जो होते हैं, लीगल राइट्स जो होते हैं, उनके पीछे कानून की शक्ति होती है। तो सही उत्तर है आपका वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। यहाँ पर देखिए कोर्ट की सहायता से आपके लॉक के सामाजिक अनुबंध का सही क्रम चुनना है। ऑप्शन है आपके नागरिक समाज, सरकार, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अनुबंध। तो सही उत्तर आप बता सकते हैं दोस्तों कि लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया है वहाँ पे स्वभावतः लोग परोपकारी, दयालु, सहयोगी होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा स द अ ब। देखिए स द अब पहले प्राकृतिक अवस्था, फिर सामाजिक अनुबंध, फिर सरकार और फिर लास्ट में नागरिक समाज बनता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? तो ये शुरुआती क्वेश्चन है और ये एक महत्वपूर्ण कथन है। अरस्तु का कथन है कि रूसो के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया है और इन समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया और प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न करके संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इससे ज्ञात होता है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। अगला प्रश्न है, हाप के सामाजिक समझौते में क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके लॉक एक पक्ष, शासक एक पक्ष नहीं है, ऑप्शन बी है शासक एक पक्ष है, सी है कि शासक एक बहुत सक्रिय पक्ष है और डी है कि शासक एक सक्रिय पक्ष नहीं है। तो हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें शासक एक पक्ष नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया था और शासक उसका एक पक्ष नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉक ने समर्थन किया है। ऑप्शन है आपके शानदार क्रांति का, शासन की निरंकुशता का, निरंकुश संप्रभुता का और व्यक्ति का। तो लॉक ने शानदार क्रांति का समर्थन किया और इंग्लैंड में जो 1688 में रक्तहीन क्रांति हुई, इसको शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति की प्रमुख विशेषता ये थी कि बिना युद्ध के ही वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह वह बंधनों से जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व ये कथन करता है कि राज्य शोषण का एक साधन है। जैसे अन्य ऑप्शन है आपके, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है और राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये सभी नहीं, बल्कि सही जो कार्ल मार्क्स का दर्शन इसमें दृष्टिगत होता है जब वो कहता है कि राज्य शोषण का एक यंत्र या साधन है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न एक कथन है, किसने कहा कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो ये है लेनिन का कथन। लेनिन ने अपनी कृति स्टेट एंड रेवोल्यूशन में कहा था कि सर्वहारा की जो तानाशाही है वो मार्क्स के सिद्धांत का मूल तत्व या सार तत्व है। अगला प्रश्न एक कथन है, किसने कहा है कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? तो ये कथन मुसोलिनी का है। मुसोलिनी इटली का एक तानाशाही शासक था और फांसीवाद का जनक इसको माना जाता है। इसने युद्ध की प्रासंगिकता या युद्ध की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि मनुष्य के लिए युद्ध वही है जो कि औरत के लिए मातृत्व है। अगला प्रश्न है आदर्शवाद है। तो आदर्शवाद में ऑप्शन है आपके राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य व व्यक्ति का समर्थक और व्यक्ति का समर्थक। तो आदर्शवाद राज्य का समर्थक है और आदर्शवाद का मानना है दोस्तों कि जो विचार तत्व होता है वो ही सृष्टि का सार तत्व है और संपूर्ण परिवर्तन का प्रेरक तत्व है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? ये कथन ए हीगल का है। हीगल ने कहा है दोस्तों कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगला प्रश्न है अराजकतावाद है। तो ऑप्शन है आपके राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, व्यक्ति का समर्थक और राज्य व व्यक्ति का समर्थक। तो अराजकतावाद जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो राज्य के विरुद्ध है ये राज्य की कल्पना नहीं करता है, राज्य का विरोध करता है और ये कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और शक्तियों पर राज्य अंकुश लगाता है। तो इसलिए अराजकतावाद राज्य के विरुद्ध है। अगला प्रश्न एक कथन है, किसने कहा कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो सही उत्तर है दोस्तों सीले का कथन है कि जो स्वतंत्रता है ये सभी प्रकार के प्रतिबंधों या बंधनों का अभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हाब्स की रचना पैट्रियार्क नहीं है, जबकि मार्क्स की रचना है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अरस्तू की रचना है पॉलिटिक्स और रूसो की रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हाब्स की रचना लेवायथन है, न कि पैट्रियार्क दोस्तों रॉबर्ट फिल्मर की कृति है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा जो कि सही ढंग से सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, ये कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके स्पेंसर, हाब्स, हेराल्ड जोसेफ लास्की, टी.एच. ग्रीन। तो दोस्तों उपयुक्त चारों विकल्प गलत हैं, ये कथन सीले का है। तो इसलिए याद रखिएगा स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, सीले का कथन है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? समानता का अर्थ है व्यवहार व पुरस्कारों की पहचान, ये नहीं सही है। समानता का अर्थ है समान आय, ये भी सही नहीं है। समानता का अर्थ है प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है और समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है आपके स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं, स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी हैं। तो सही उत्तर है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों इसका आशय ये है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाए, तभी समाज में सही ढंग की स्वतंत्रता आ सकती है। अगला प्रश्न है, न्याय का अर्थ है? न्याय का अर्थ है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो न्याय का अर्थ है भेदभाव का अभाव, किसी से बड़े छोटे लिंग जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, उसे न्याय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है और लिबर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सही उत्तर है लिबर शब्द दोस्तों ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ऑप्शन बी सही है। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? तो ये था रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन समाजवाद के शब्द के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। उसने अपने भाषण में समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था और समाजवाद का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से या संगठन से लिया गया था जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना।
अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि इसे प्रत्येक व्यक्ति पहनता है। CEM जोड, CEM जोड का कथन है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ गई है क्योंकि सभी इसको पहनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द्वारा साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कथन है, किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है? ये कथन गार्नर का है। गार्नर का कथन है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। तो ये कथन है बोसांके का। बोसांके ने कहा है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कथन जो है अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है, ये आपका TH ग्रीन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन सीले का है। वो कहता है कि इतिहास राजनीति विज्ञान के बिना निष्फल है और राजनीति इतिहास के बिना निर्मूल है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है? तो बिल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, ये कथन थॉमस हिल ग्रीन यानी TH ग्रीन का है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है राज्य के स्वरूप का, राज्य के कार्यों का, राज्य की उत्पत्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करता है कि किस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने राज्य का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, बहुलवादी वकालत करते हैं। ऑप्शन है राज्यों की स्वायत्तता, सरकार की स्वायत्तता, समुदायों की स्वायत्तता और केंद्र सरकार की स्वायत्तता की। तो बहुलवादी विचारक या प्लूरलिस्ट विचारक जो हैं वो समुदायों की स्वायत्तता की वकालत करते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है? तो सही उत्तर है लॉक। जॉन लॉक का कथन है कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। तो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का और सामाजिक समझौता सिद्धांत का। तो दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक भाग है। हाब्स लॉक और रूसो राज्य के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हैं और हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है अपने जीवन संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ होता है कि जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं या सीधे तौर पर निर्वाचित किए जाएं, उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन की निम्नलिखित किस प्रकार की संज्ञा दी जाती है? नामांकन, उपचुनाव, निर्वाचन, इनमें से कोई नहीं। तो उपचुनाव होता है जिसमें कुछ रिक्तियों में जो कुछ सीटें खाली रह जाती हैं उनके लिए जो चुनाव कराया जाता है खाली सीटों के लिए, उनको उपचुनाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि सरकार। प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये पुस्तक JS मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक JS मिल द्वारा लिखी गई है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि आप पुस्तकों के हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों तैयार करिएगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी में ही उन पुस्तकों के नाम पूछ देता है। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौता से कौन से दो लोग संबंधित थे? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये समझौता 20 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1930 से 32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलनों में किस में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
अगला प्रश्न है, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? गृह शासन, खिलाफत, वैयक्तिक सत्याग्रह और भारत छोड़ो। तो दोस्तों गांधी जी गृह शासन या होम रूल मूवमेंट से संबंधित नहीं थे, जबकि खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है संसदीय शासन व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन है आपके जाति, क्षेत्र, धर्म और राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो सही उत्तर है 1, 2 और 3। जाति, धर्म और क्षेत्र जो हैं ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए और सही कूट चुनिए। तो यहाँ पर देखिए जो गोलकनाथ केस है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मिनर्वा मिल केस राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना या फंडामेंटल स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आपका सही कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो संसद में शून्यकाल प्रश्नकाल और अन्य कार्यों से प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि जो होती है वो शून्यकाल या 0 आवर होता है। 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसको शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक या गार्जियन कहा जाता है। भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? तो मैक्सिमम 6 माह का अंतर हो सकता है भारतीय संसद के 2 सत्रों में, इसको आप याद रखिएगा। इसमें यह कहा गया है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विधायिका निम्नलिखित में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। तो सही उत्तर है ब्रिटेन। हमारी जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है कि वह किसे संबोधित करेगा? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित पत्र के माध्यम से अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति कौन था? तो याद रखिएगा प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद निर्मित होती है? तो भारतीय संसद आप जानते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जीके में भी पूछता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा भारतीय संसद निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा कितने दिन पश्चात एवं उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारियों को सौंप देना चाहिए? तो ये है 30 दिन के बाद। तो 30 दिन के पश्चात जो है वो राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में समाधान के लिए निर्वाचन आयोग न्यायालय की तरह कार्य करता है। और भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के बाद उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारियों को सौंप देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के किस भाग में निहित हैं? तो संविधान के भाग 4 क या भाग 4 ए में संविधान के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दोस्तों 1976 में जो संविधान में संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, इसमें इन कर्तव्यों को शामिल किया गया था।
अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो न्यायिक सक्रियता जनहितवाद या PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित है भारत में न्यायिक सक्रियता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है। दोस्तों भारत की न्याय प्रणाली एकीकृत न्याय प्रणाली है और ये अमेरिका की जुडिशियल सिस्टम पर आधारित है। तो याद रखिएगा भारत की जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली, ये अमेरिका की प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? ऑप्शन है विशुद्ध संघवाद, शास्त्रीय संघवाद, अर्ध संघवाद और प्राचीनतम संघवाद। तो दोस्तों जो भारतीय संघवाद है ये इसको विश्लेषित किया जा सकता है अर्ध संघवाद, यानी ये पूरी तरह से न तो संघ है और न एकात्मक, बल्कि इसमें संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मकता के भी लक्षण विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है जनता में। दोस्तों प्रजातंत्र या लोकतंत्र या जनतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं किसने कहा कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? तो ये कथन सीले का है। सीले ने कहा है कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है आपके आधुनिक कानून के स्वरूप पर, न्यायिक प्रक्रिया पर, अपराध के विशेषीकरण पर और कार्य के विशेषीकरण पर। तो सही उत्तर है प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि प्लेटो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें वह सर्वोत्कृष्ट रूप से अपना योगदान दे सकता है। अगला प्रश्न है प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है संरक्षक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए, संरक्षक और सैनिक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए। तो दोस्तों प्लेटो का जो साम्यवाद या कम्युनिज्म का सिद्धांत है ये संरक्षक और सैनिक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग दोनों के लिए प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? ऑप्शन है आपके विधायिका, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका और प्रेस। तो सही उत्तर है संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है और संविधान के अनुसार जब शासन का संचालन होता है तो कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो ये है संसदीय शासन व्यवस्था। सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है आधुनिक समय में अनेक कारणों से व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कारणों का चयन करिए। तो जो ऑप्शन है आपके वो हो जाएगा आपका प्रदत्त विधायन की धारणा, उसके बाद प्रशासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा और प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। इन कारणों के कारण आधुनिक समय में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व मिला है। अगला प्रश्न है संवैधानिक सरकार से संबंधित निम्नलिखित में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो संविधान द्वारा कार्यपालिका की शक्तियां, शासक एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों संविधान के द्वारा ये सभी चीज़ें जो हैं वो सुनिश्चित या निर्धारित की जाती हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 तक में केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है चीन ने स्वीकार किया है। चीन ने यानी चीन में कौन सी दलीय पद्धति है? तो चीन में एक दलीय पद्धति है और साम्यवादी क्रांति के बाद चीन में मात्र एक दल है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है। अगला प्रश्न है उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, ये कथन किसका है?
तो ऑप्शन है आपके पीटर ड्रकर, नॉर्थकोट पार्किंसन, फ्रेडरिक टेलर और एल्टन मेयो। तो ये देखिए, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। नॉर्थकोट पार्किंसन का कथन है कि उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा या स्पॉइल सिस्टम के रूप में हुई है? तो ये है अमेरिका में। अमेरिका में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा से हुई है। अगला प्रश्न है, नौकरशाह की नियुक्ति का आधार क्या है? तो नौकरशाह की नियुक्ति का अस्थायी आधार होता है और वह परीक्षा के माध्यम से चुन करके आता है। अगला प्रश्न है, पोस्ट कार्व की अवधारणा दी गई है। तो पोस्ट कार्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? आप जानते हैं, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक चिंतक और विचारक हैं, जिनके द्वारा लोक प्रशासन के कार्यों और सिद्धांतों से संबंधित पोस्ट कार्व की अवधारणा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में एपिलवी समिति की स्थापना किस लिए हुई थी? तो सही उत्तर है, भारतीय प्रशासन के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए एपिलवी कमेटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका कौन सी है? ऑप्शन है आपके राजस्व जुटाना, विधि और व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण, सहभागितापूर्ण प्रबंधन। तो सही उत्तर है, विधि और व्यवस्था के लिए भारत में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सेक्रेटरी जनरल या महासचिव जो थे वो ट्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। याद रखिएगा, नॉर्वे के निवासी ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों का स्वभाव होता है राजनीतिक दल के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, समूह अभिकरण के रूप में और अदृश्य सरकार के रूप में। तो दोस्तों, अदृश्य सरकार के रूप में दबाव समूहों का स्वभाव होता है और दबाव समूह अपने समूह की या ग्रुप के उद्देश्यों या हितों की पूर्ति करने के लिए नीति निर्माताओं और राजनीति और सरकार को प्रभावित करते हैं। इनको अज्ञात या गुमनाम साम्राज्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी के बीच बेल्जियम और हॉलैंड मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, एक देश तब गणतंत्र कहा जाता है जब वहाँ पर राज्याध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो उसे गणतंत्र या रिपब्लिक कहा जाता है। और राजतंत्र में जो है राष्ट्राध्यक्ष का जो पद राज्याध्यक्ष का होता है वो वंशानुगत होता है, लेकिन यदि राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है तो वहाँ पर गणतंत्र की व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों हेग में स्थित है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जजों की संख्या 15 है। तो सही उत्तर है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? संगठन, मौलिक सिद्धांतों से असहमति, संवैधानिक पद्धति और राष्ट्रीय हित। तो सही उत्तर है मौलिक सिद्धांतों से असहमति। ये राजनीतिक दलों का भाग नहीं है, बल्कि संगठन, संवैधानिक पद्धति, राष्ट्रीय हित ये सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसके सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था? ऑप्शन है आपके फ्रांस, जर्मनी, जापान और चीन। तो सही उत्तर है चीन के बारे में ये कथन कहा गया है कि यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। तो वहाँ पर 50 राज्य हैं और सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। अगला प्रश्न है, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके लास्की, प्लेटो, अरस्तु और लॉरेंस। तो लॉरेंस ने तटस्थता के संबंध में ये कथन दिया था कि राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे संघर्ष में भाग नहीं लेते, जबकि दोनों से अच्छे संबंध बनाए रखते हैं।
अगला प्रश्न है असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसको देखिए दोस्तों, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन, उसको यहाँ पर असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहा गया है। तो याद रखिएगा, असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन यूगोस्लाविया, यहाँ पर बेलग्रेड शहर में आयोजित किया गया था वर्ष 1961 में। अगला प्रश्न है, सन 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था। दोस्तों, उसका उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग बढ़ाना, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल कौन हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल या महासचिव कौन है। ये आपके लिए एक प्रश्न है, क्योंकि ये पुराना प्रश्न पत्र है और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है। तो आपको बताना है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन मार्क बता दे रहा हूँ और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो लीग ऑफ नेशंस दोस्तों अलग संगठन था, ये पहले स्थापित किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ये बाद में, उसके बाद स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और सोवियत संघ। इसमें भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विदेश नीति आधारित है शक्ति संतुलन पर, असंलग्नता पर, सैन्य असंलग्नता पर, आवश्यकता आधारित उपागम पर। तो भारतीय विदेश नीति का मूल सिद्धांत असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता है। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि भारत दोनों गुटों में किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगा। तो भारतीय विदेश नीति असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओ और यम किससे संबंधित है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये है संगठन और प्रबंधन, इससे संगठन और पद्धति। ऑर्गेनाइजेशन, ओ एंड यम संगठन जो है, ओ एंड यम ये संगठन और पद्धति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन किससे संबंधित है। तो ये नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन। अगला प्रश्न है, एक कथन है, किसने कहा है कि अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है। ये मोहनदास करमचंद गांधी का कथन है। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे और उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता भारतीय समाज के लिए एक कलंक है। अगला प्रश्न है, नेहरू समर्थक थे। तो पूंजीवाद, साम्यवाद, गणतांत्रिक समाजवाद और अराजकतावाद। तो दोस्तों नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद या गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, याद रखिएगा। किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इंग्लैंड, भारत, रूस और अमेरिका। तो सोवियत रूस में न्यायपालिका पर वहाँ के साम्यवादी दल का प्रभाव है, इसलिए कहा जा सकता है कि सोवियत रूस में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्ता के जो तीन दोस्तों सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। प्लेटो, हीगल, मैक्स वेबर और कार्ल पॉपर। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों की अवधारणा का विवेचन किया था। आपको जानना चाहिए कि सत्ता के वे प्रकार कौन से थे। तो ये था दोस्तों पारंपरिक सत्ता, करिश्माती सत्ता और वैधानिक और कानूनी सत्ता। ये वर्गीकरण सत्ता का मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में व्हाइट हाउस किससे संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय से, व्यवस्थापिका से, राष्ट्रपति से और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्हाइट हाउस या जो ये अमेरिका का व्हाइट हाउस है ये राष्ट्रपति का निवास है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से कौन सा प्रयास प्रारंभिक था। ऑप्शन है आपके, भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना, दक्षिण पूर्व एशिया
में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपने को स्थापित करना, यूरोप में शत्रुओं के विरुद्ध भारत की मानवीय शक्ति और भारत में अपने धर्म, संस्कृति और भाषा का प्रचार प्रसार। तो ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभिक प्रयास था कि भारत का से अधिक आर्थिक दोहन करना। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि किसने कहा था कि हस्तचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है। ऑप्शन है आपके जॉन डब्ल्यू बर्टन, मार्क्स, प्लेटो और लेनिन। तो ये कथन मार्क्स का है। मार्क्स कहा है कि उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्यों के सामाजिक संबंध भी बदलते जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने प्रवक्ता परीक्षा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के वर्ष 2000 में आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। और दोस्तों परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्रों यानी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्रों को दोहराना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उनमें से कुछ प्रश्न हूबहू वही पूछ लिए जाते हैं आगामी परीक्षाओं में, और दूसरा ये भी पता चलता है कि परीक्षाओं में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और इसमें से जो प्रश्न कठिन हैं उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। और साथ ही इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।